तो आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल स्टडी चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर। बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो आइए देखते हैं हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें देखिएगा प्राचीन भारत के इतिहास, उसका पहला टॉपिक है सैंधव सभ्यता। तो इसको आज हम लोग देखेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास, सैंधव सभ्यता। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है बैल, ऑप्शन बी है घोड़ा, ऑप्शन सी है हाथी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा डी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल, घोड़ा, हाथी पशुओं के बारे में जानकारी नहीं थी। जहाँ तक घोड़े का प्रश्न है, आरंभ में ऐसा माना जाता था कि सैंधव लोग घोड़े से परिचित नहीं हैं, किंतु लोथल, सुरकोटक, कालीबंग आदि स्थलों से घोड़े की मूर्तियों, हड्डियों आदि के अवशेष मिलने के पश्चात यह निश्चित हो गया कि इस पशु से भी सैंधव लोग परिचित थे। इसका स्रोत कहाँ से लिया गया? केसी श्रीवास्तव। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर बी माना है। अगला टॉपिक देखिएगा, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? तो प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा राजगृह। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, प्राचीन वैदिक काल के दौरान राजगृह शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। मगध साम्राज्य में आधुनिक पटना, गया तथा शाहाबाद का कुछ हिस्सा पड़ता था। बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व और अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व के समय इसकी राजधानी राजगृह थी। किंतु उदयन का शासनकाल 460 ईस्वी पूर्व से 444 ईसा पूर्व ने राजगृह से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र या कुसुमनगर स्थानांतरित की। शिशुनाग वंश के शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र से राजधानी स्थानांतरित करके वैशाली को मगध साम्राज्य की राजधानी बताया। किंतु कालांतर में कालाशोक ने 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर लिया और मौर्य साम्राज्य तक यही राजधानी बनी रही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोधिसत्व पदपाड़ी की पेंटिंग स्थित है। तो बोधिसत्व पदपाड़ी की पेंटिंग कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा सी, अजंता। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, बोधिसत्व पदपाड़ी की पेंटिंग अजंता की गुफा में स्थित है। संस्कृत में पदपाड़ी का शाब्दिक अर्थ कमल धारण करने वाला होता है। बादामी गुफा मंदिर कर्नाटक के उत्तरी भाग में बागलकोट जिले में स्थित हिंदू और जैन गुफा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। एलोवेरा गुफा एलोवेरा के दुनिया के सबसे बड़े रॉक कट हिंदू मंदिर गुफा परिसरों में से एक है, जिसमें 600 से 1000 ईसा पूर्व की कलाकृतियाँ हैं। इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा, बोधिसत्व पदपाड़ी की पेंटिंग स्थित है ऑप्शन ए बाग में, ऑप्शन बी एलोवेरा में, ऑप्शन सी अजंता में, ऑप्शन डी बादामी में। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, अजंता। बोधिसत्व पदपाड़ी की पेंटिंग अजंता की गुफा में स्थित है। संस्कृत में पदपाड़ी का शाब्दिक अर्थ कमल धारण करने वाला होता है। अगला देखिएगा, बादामी गुफाएं मंदिर कहाँ है? तो कर्नाटक के उत्तरी भाग में बागलकोट जिले में स्थित हिंदू और जैन गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला गुफा देखिएगा, एलोवेरा गुफाएं। एलोवेरा दुनिया की सबसे बड़ी रॉक कट हिंदू मंदिर गुफा परिसरों में से एक है, जिसमें 600 से 1000 ईस्वी की कलाकृतियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए आजीवक संप्रदाय, ऑप्शन बी वैष्णव संप्रदाय, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी शैव संप्रदाय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म की धार्मिक वास्तुकला भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई। चैत्य बौद्ध पूजा स्थल है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता है। स्तूपों के निर्माण का उद्देश्य गौतम बुद्ध के पवित्र अवशेषों की पूजा व सुरक्षा करनी थी। चैत्य बौद्ध की पूजा स्थल है और विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल। तो इसका अंतर देखिएगा, चैत्य पूजा स्थल और विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल। और स्तूपों का निर्माण किस लिए किया जाता था? तो भगवान बुद्ध की पवित्र अवशेषों की पूजा व सुरक्षा करनी थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? ऑप्शन ए ऊपरी गंगा का मैदान, ऑप्शन बी मध्य गंगा का मैदान, ऑप्शन सी निम्न गंगा का मैदान, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन सी उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन देखिएगा टीआरई 2 के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य गंगा का मैदान। मगध एवं अंग का मैदान किसका हिस्सा है? तो मध्य गंगा का मैदान। मध्य गंगा का मैदान उत्तर
पूर्वी उत्तर प्रदेश और संपूर्ण बिहार तक विस्तृत है। अंग महाजनपद का क्षेत्र वर्तमान भागलपुर और मुंगेर जिले में स्थित है। मगध महाजनपद वर्तमान पटना, गया तथा शाहबाद में स्थित है, जो मध्य गंगा के मैदान में स्थित है। इसका अगला टॉपिक देखिएगा, मौर्य एवं मौर्योत्तर काल। मौर्य एवं मौर्योत्तर काल से कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं? तो कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? तो इसका ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी तक्षशिला। कौटिल्य जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री, दार्शनिक और राजनीतिक सलाहकार थे। ये प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे, जो विश्व के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक था और प्राचीन भारत में शिक्षा का केंद्र था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल से पूछा गया है क्वेश्चन। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, फाहियान एक चीनी यात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। और देखिएगा, दूसरा दिया है, ह्वेन-सांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन दो केवल दो, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिएगा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। फाहियान एक चीनी बौद्ध यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। पाटलिपुत्र शहर में फाहियान ने 3 साल संस्कृत का अध्ययन किया। ह्वेन-सांग एक बौद्ध चीनी यात्री था जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उसने कश्मीर, सियालकोट, कन्नौज, नालंदा, हीनयान, महायान बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। कोई भी कथन सही नहीं है। इसको देखिएगा, फाहियान एक चीनी बौद्ध यात्री था, यह हर्षवर्धन के काल में नहीं आया था, यह चंद्रगुप्त के शासनकाल में आया था, इसलिए यह कथन गलत है। और ह्वेन-सांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में नहीं आया था, ये ह्वेन-सांग के शासनकाल में आया था, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध भिक्षु मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो इसका आंसर देखिएगा, बी समुद्रगुप्त के पास। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में, इनका एक और नाम है मेघवर्ण, गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए गुप्त शासक समुद्रगुप्त के पास एक मिशनरी भेजा था। इन्होंने समुद्रगुप्त से आज्ञा मांगी थी बौद्ध मंदिर बनवाने के लिए गया में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विविध प्राचीन भारतीय धातुकर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ में स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, प्राचीन भारतीय धातुकर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। इसका निर्माण संभवतः चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कराया था। गुप्त काल में लौह निर्मित इस स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगी थी, जो उसकी उत्कृष्ट निर्माण कार्य को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खीर भवानी मेला का एक्सप्लेनेशन देखिएगा, खीर भवानी मेला प्रतिवर्ष ज्येष्ठ अष्टमी को जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, जो यह कश्मीर हिंदुओं के सबसे प्रमुख धार्मिक उत्सव में से एक है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख मेले झीरी मेला, पुरमंडल मेला, 14वें सतबहु मेला और लोहड़ी जैसे प्रमुख मेले का वह त्यौहार है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह कामनंदक के द्वारा लिखी गई थी। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार के लेखक कामनंदक है। यह पुस्तक कौटिल्य शास्त्र के अवस्था पर आधारित है। यह प्राचीन भारत के राजनीति, कूटनीति के राजकीय परिदृश्य का वर्णन किया गया। यह पुस्तक गुप्त काल में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसको ए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चरक, दूसरा है ब्रह्मगुप्त, तीसरा है ब्राह्मणी, चौथा है विशाखदत्त। तो इसको देखिएगा कि इसका मिलान कैसे होगा। चरक ये क्या है? चिकित्सा से के वैज्ञानिक है। और ऑप्शन बी है ब्रह्मगुप्त, तो ये गणित के हैं। और ऑप्शन सी ब्रह्ममिहिर, ये ज्योतिष के हैं। और विशाखदत्त ये नाटककार है। तो इसका ऑप्शन देखिएगा क्या होगा। इसका ऑप्शन होगा ए। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, चरक चिकित्सा, ब्रह्मगुप्त गणित, ब्रह्ममिहिर ज्योतिष, विशाखदत्त नाटक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार कहाँ है? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य तक है। दक्षिण पथ का तात्पर्य दक्षिण की ओर जाने वाली मार्ग का है। तो ये क्वेश्चन जितने भी थे
PYQ BPSC TRE 1, 2 और 3 में पूछे गए थे। और इसके बाद देखिएगा मध्यकालीन इतिहास में कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं। मध्यकालीन इतिहास का पहला टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिएगा, इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की थी। तो किसने किया था? बलबन ने। बलबन पहला सुल्तान था जिसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की। बलबन फारसी संस्कृति और परंपराओं के प्रति अपने प्रेम के लिए जाना जाता था। उसने अपने दरबार में गैर इस्लामी प्रथा सिजदा और पाबूस की शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तुगलक वंश। तुगलक वंश से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इन बतूता किस देश के थे। तो इन बतूता किस देश के थे? तो ये मोरक्को के थे। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, सल्तनत कालीन तुगलक वंशीय शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए प्रसिद्ध खोजकर्ता और यात्री इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। वह मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए भारत के सिंध प्रांत में वर्ष 1333 ईस्वी में पहुंचा। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 में इन बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी किसको बनाया? तो इब्न बतूता को बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सल्तनत कालीन। सल्तनत कालीन से कौन से क्वेश्चन पूछे गए? मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था। तो किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था? कर्नाट राजवंश के दौरान। डॉक्टर राम प्रसाद शर्मा ने मैथिली विकास की सबसे अच्छी अवधि 1206 से 1226 ईस्वी में बताया। इसी काल में ज्योतिश्वर और विद्यापति द्वारा मैथिली भाषा में सर्वश्रेष्ठ रचनाएं की। इस दौरान मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश या सिमरा वंश की 1097 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक शासन था। अगला टॉपिक देखिएगा, 15वीं और 16वीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलन से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नागपंथी सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया। तो किस क्षेत्र में? उत्तर भारत में। नागपंथी सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया। नागपंथी सिद्ध योगी दुनिया के त्याग में विश्वास करते थे। उन्होंने पारंपरिक धर्म, सामाजिक व्यवस्था के अनुसंधान और अन्य पहलुओं की आलोचना की। उनके अनुसार निराकार परमात्मा का ध्यान और उसके साथ एक हो जाने का एहसास मुक्ति का मार्ग है। अगला टॉपिक देखिएगा, मुगल साम्राज्य, प्रशासन व वित्त व्यवस्था, संस्कृति एवं कला। तो पहला क्वेश्चन है, फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई है। तो किसके द्वारा लिखी गई है? ईश्वर नागर। ये क्वेश्चन 59वीं BPSC प्री 2023 में पूछा गया था। फुतुहात ए आलमगीरी ईश्वर दास नागर द्वारा लिखी गई है। 1698 ईस्वी तक औरंगजेब के शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी इस पुस्तक में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता था। तो किसे कहा जाता था? सूरत को। सूरत बंदरगाह को मुगल शासन के दौरान बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता था, क्योंकि मक्का की तीर्थ यात्रा सूरत से शुरू होती थी। सूरत गुजरात शहर का प्रमुख शहर था। यह अपने वस्त्रों के लिए जाना जाता था। मध्यकाल के दौरान एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इसे पश्चिम एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन का कारण। तो भारत में बाबर के आगमन का कारण कौन से हैं? उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। प्रदेश में तैमूर राजवंश की स्थापना हुई। युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। तो बाबर के आने से क्या क्या हुआ? तो प्रदेश में तैमूर राजवंश की स्थापना हुई और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। तो इसका ऑप्शन होगा सी, 3 और 4। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, बाबर के आगमन के कारण भारत में तैमूर वंश की स्थापना हुई। युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पश्चात प्रारंभ हुआ। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को मध्य एशिया के फरगना नामक स्थान पर हुआ था। बाबर ने काबुल पर अधिकार करने के बाद भारत पर 4 बार आक्रमण किए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मराठा राज्य एवं संघ से कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं। अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी। तो मराठा प्रशासन में शिवाजी की सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी। इसे अष्टप्रधान परिषद कहा जाता था। अष्टप्रधान परिषद का प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख था। वह शिवाजी द्वारा नियुक्त होता था। ये 8 मंत्रियों को शिवाजी नियुक्त करते थे और अपने कार्यों के लिए वह शिवाजी के प्रति उत्तरदायी रहते थे। ये मंत्री शिवाजी के उच्च सचिव के समान थे, लेकिन शिवाजी मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए बाध्य नहीं थे। शिवाजी ने किसी भी मंत्री को पद अनुवांशिक नहीं बनाया था। इसके शिवाजी के अष्ट मंत्री परिषद में कौन कौन थे, नाम देखिएगा इसका। पहला था पेशवा अथवा मुख्य प्रधान, जो राजा का प्रधानमंत्री होता था। दूसरा आमदपंथी अथवा मजूमदार भी कहा जाता था, जो वित्त मंत्रालय और राजस्व मंत्री का देखभाल करते थे। तीसरा देखिएगा वाकिया नवीस मंत्री, जो वर्तमान में गृह मंत्री कहा जाता है। सुमंत दरबीर चौथा, वर्तमान में विदेश मंत्री कहा जाता है। पांचवा सचिव सुरुनवीस या चिटनीस, राजकीय पत्र व्यवहार। सेनापति सरे नौबत कहा जाता था।
7वां है न्यायाधीश, जिसे हम लोग इस टाइम मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। 8वां है पंडित राव, जिसे सदर कहते हैं। यह धार्मिक कार्यों के लिए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज ये मध्यकालीन क्वेश्चन से जितने भी PYQ जनरल स्टडी में पूछे गए हैं तो समाप्त हुआ है। आगे की वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको पढ़ेंगे। थैंक यू।